अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर. And as I told you in the previous lecture that for class 11th now we will discuss organic chemistry. So in this lecture from today onwards we will discuss organic chemistry. And today's lecture, it will be beneficial both for class 11th as well as for class 12. So today we are going to discuss organic chemistry. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड. जो भी क्लास 10th, जो भी सीबीएसई या जो भी जेके बोस वाले हैं, क्लास 11th क्लास 12th, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा. नीट एस्पिरेंट्स, आईआईटी, जो भी जेई के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए पर्टिकुलरली, और क्लास 12th के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स आती है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे वेरी इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, काफी इफेक्टिवली, काफी एफिशिएंटली आपको वो समझ आएगा. और आई होप कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे. ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वी कैन से आपको बेनिफिशियल लगेगा, तो काइंडली सब्सक्राइब to my channel, that is chemistry with Mubashir sir. So now we will proceed towards our lecture. So the topic is general organic chemistry. Okay, so before dealing with this organic chemistry, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पता भी होगा कि आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें बहुत तरह के आपको मटेरियल्स मिलते हैं, बहुत तरह के आपको सब्सटेंसेस मिल जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ये डील करती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, जिनमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आपको पहले पता होने चाहिए व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन. क्योंकि इन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी जब हम करते हैं तो वी कॉल दैट सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनकी वी कैन से उनकी रिएक्शंस, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, तो ये इसको एक सेपरेट ब्रांच में रखा गया है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन. और यहां पे हम बात करने वाले हैं पहले हिस्ट्री की, यानी स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज कि हिस्ट्री में अगर आप इसकी जाओगे, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज अबाउट 200 years ओल्ड. 200 years, 200 साल पुराना ये साइंस है. ठीक है, तो अगर हम बिगनिंग में जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन किया जाता था. ठीक है, उनको डिफाइन किया जाता था ऑन द बेस ऑफ देयर सोर्स. इट वाज सेड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये वो कंपाउंड्स जो होते हैं which can be derived from living sources. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनिशियली डिफाइन, क्लासिकल इनकी डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स derived from लिविंग सोर्स. लिविंग सोर्स में क्या क्या आता है? दे मे बी प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव करते हो, हासिल करते हो, किनसे? लिविंग सोर्सेस से, प्लांट्स या एनिमल्स से. उन कंपाउंड्स को बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत तरह की एग्जांपल्स है. हमारे पास जैसे शुगर होता है, शुगर इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट दैट टाइम. प्रोटीन्स जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो क्योंकि शुगर या जो भी प्रोटीन्स होते हैं, एज यू नो कि इनका सोर्स कहां से है? इनका सोर्स प्लांट से है. ठीक है, तो या एनिमल से भी है प्रोटीन का सोर्स. शुगर हम शुगर कैन से हासिल करते हैं. तो वी कैन से हिस्ट्री में अगर आप इसके जाओगे तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया जाता था ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव करते हो. किनसे? लिविंग सोर्स से, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स. इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक के अलावा क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स.
फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हो गए? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसका अपोजिट हो गया, ऐसे कंपाउंड्स जो हासिल होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है। सो वी कैन से कंपाउंड्स derived from नॉन लिविंग सोर्सेस, ठीक है, जिनको आप नॉन लिविंग सोर्सेस से हासिल करते हो, यानी जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनसे जो कंपाउंड्स आप हासिल करते हो, बनाते हो, उनसे जो कंपाउंड्स बनाते हो, उनको नाम रखा गया, उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास जो साल्ट्स है, ठीक है, NaCl हो गया हमारे पास, KCl हो गया, KBr हो गया, ये साल्ट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन को कहा जाता था बिगिनिंग में। तो ऑन द बेस ऑफ देयर सोर्स, जो कंपाउंड्स लिविंग सोर्सेज से हासिल करते थे जिनको, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखा गया था, और जो बाकी जो रह गए थे, जिनको आप किन से, नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल करते थे कंपाउंड्स को, उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हो गया यहां तक, इसको हम बोल सकते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन इनको। लेकिन ये जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को ज्यादा टाइम तक नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक केमिस्ट आए, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन सामने आई थी, कुछ ही टाइम बाद इसको डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि एक स्वीडन से एक केमिस्ट आए थे, स्वीडिश केमिस्ट, जिनका नाम जो है बर्जीलियस है, बर्जीलियस। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है, उन्होंने एक तरह की जनरलाइजेशन, एक तरह की ऑब्जर्वेशन पेश की। क्या कहा? उनकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी, उसको नाम रखा गया बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब बर्जीलियस साहब का क्या कहना था? बर्जीलियस ने कहा, मैं पहले उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। उन्होंने कहा कि जो नेचर में कुछ मिस्टीरियस फोर्स है, नेचर्स मिस्टीरियस फोर्सेस which operate on plants and animals, and they produce organic compounds। यानी इस बर्जीलस का कहना था कि हमारा जो नेचर है, उस नेचर में कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई ऐसा फोर्स है जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो बर्जीलस के हाइपोथेसिस के कहने का मतलब था कि जो भी हमारे इस नेचर में, हमारे इस कुदरत में प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स है, और वो जो मिस्टीरियस फोर्स होता है वही क्या करता है, उन प्लांट्स और एनिमल्स पे ऑपरेट करता है, और फिर उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स से जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स से जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और बात इन्होंने कही थी, उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, इसको आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। यानी ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, ये नेचर का है, कुदरत का, ऊपर वाले का है, और इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। सिंस हम इस मिस्टीरियस फोर्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने ये कहा था, तभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने क्या कहा था कि सिंस दिस मिस्टीरियस फोर्स कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, so hence these organic compounds cannot be prepared in the laboratory, ठीक है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बर्जीलस हाइपोथेसिस का कहना ये था कि जो भी हमारी यूनिवर्स है, जो भी हमारा नेचर है, उसमें एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स है जो ऑपरेट करता है, जो ऑपरेट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, और उसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि इन लिविंग सोर्सेज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। और ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, इसको आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो उन्होंने थ्योरी दी थी, इसको नाम रखा गया था, उन्होंने इसको नाम रखा था वाइटल फोर्स थ्योरी,
रिमेंबर दिस, पूछा जाता है कभी कभी कभार, जो भी आपका ये इंट्रो वगैरह होते हैं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है किसने दी थी। ये दी थी स्वीडिश के केमिस्ट ने, इसका नाम था बर्जीलियस। और इनके कहने का मतलब ये था कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वाइटल फोर्स, किसी तरह का कुछ मिस्ट्रियस फोर्स है जिसका कोई ओरिजिन, जिसका कोई नेचर किसी को पता नहीं है। उससे क्या होता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स में वो ऑपरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, इट इज दैट फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, कुछ साल तक लोगों ने इस बात को माना कि शायद कुदरत में, नेचर में कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं लिविंग सोर्सेस से, प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप देख रहे हो आपके गली में, आपके आंगन में, आपके गार्डन में आप देखते हो कि अचानक से, ठीक है, क्या होता है कि रात में ही कोई पौधा उग जाता है कहीं से। क्या आपको पता होता है कि आपने वहां पे कोई बीज बोया था या कुछ, क्योंकि वी कैन से कि ये प्लांट्स की जो प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है, उसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है। इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। ठीक है, तो इसी तरह से लोग उस टाइम कंफ्यूज हुए थे कि शायद नेचर में कोई ऐसा फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हम किन से बना सकते हैं, सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन लिविंग से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ ही साल बाद ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसको बड़ा धचका लगा, क्योंकि एक और केमिस्ट आ गए जिन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका नाम बहुत बार लिया जाता है जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, और उन ये वो जो शख्स थे, उनका नाम था फ्रेडरिच, मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर इनका नाम था। इन 1828 1828 में ये जो फ्रेडरिच वोलर थे, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का काम तमाम कर दिया। इन्होंने लोगों को बोला कि भाई ऐसी बात नहीं है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो प्लांट्स और एनिमल्स से, हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से, हम नॉन लिविंग जो सब्सटेंस होते हैं, जो लिविंग, जिनमें जान ही नहीं होती है, हम उनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो याद रखना है कि फ्रेडरिच वोलर थे 1828 में, उन्होंने बड़ी लिमिटेशन निकाली किसकी, वाइटल फोर्स थ्योरी की। और उन्होंने कैसे ये किया, एक्चुअली वो लेबोरेटरी में कुछ और अपनी कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई रिएक्शन कर रहे थे, और एक्सीडेंटली क्या हो गया, उन्होंने कंपाउंड लिया, दैट इज this is our compound. I will write the name ammonium. This is the name of the compound, ammonium cyanate. ये कंपाउंड है अमोनियम साइनेट। ठीक है, जब इसको हीट कर रहे थे ना, ठीक है, तो हीट करने से क्या हो गया, एक यहां से उनको एक कंपाउंड मिल गया, अनस्टेबल कंपाउंड। दिस इज NH2C डबल बॉन्ड और NH2। इन कंपाउंड्स को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से जब आप इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू विल गेट इन ईच स्टेप, एवरी स्टेप आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस मिल जाएगी, बस आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए था। दिस कंपाउंड इज नोन एज यूरिया। ठीक है, देखा होगा आपने, यूरिया इसको बोलते हैं, NH2C डबल बॉन्ड में NH2। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है विथ, यहां से भी एक एक दो, और ऊपर से दो ऑक्सीजन के साथ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये फ्रेडरिच वोलर जो थे, उन्होंने लेबोरेटरी में कोई और रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली उनको क्या हो गया, अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे, उनको यूरिया मिल गया। उस टाइम ये जो इंटरमीडिएट उनको मिल गया, अनस्टेबल, वी कैन राइट एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट उनको मिल गया। और ये जो यूरिया है ना, ये जो यूरिया है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था वो बना किससे, अमोनियम साइनेट से। और अमोनियम साइनेट क्या है, ये तो आपने किसी प्लांट या एनिमल से नहीं लिया था, ये कंपाउंड है, ये एक नॉन लिविंग सोर्स से आपने हासिल किया था। तो इससे ये चीज साबित हुई कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जिसको पब्लिश किया था बर्जीलियस ने, वो गलत साबित हुई।
इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग सोर्सेस से भी बना सकते हैं। और सबसे पहला जो दचका लगा इस वाइटल फोर्स थ्योरी को, बर्ज़िलस हाइपोथेसिस को, दैट वाज दिस मैन्युफैक्चर और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया को एक्सीडेंटली ये जो वोलर थे, एक्सीडेंटली लेबोरेटरी में उनको बन गया यूरिया। किससे? from ammonium cyanide. और यूरिया being an organic compound, it was prepared accidentally from ammonium cyanide. Hence it was proved that organic compounds can be synthesized or prepared from non-living sources. और इस चीज से आपको एक और यहाँ पे पॉइंट, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, दैट इज जो एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर हुआ था लेबोरेटरी में, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, वो कौन सा था? दैट इज यूरिया। और अगर आप ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, एफ वोलर, इन फ्रेडरिच वोलर था उनका नाम। 1828 में इस यूरिया को बनाया गया था एक्सीडेंटली लेबोरेटरी में। उसको यूरिया नहीं बनाना था, बस वो कुछ और रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन रिएक्शन के दौरान उनको एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जिससे वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। और उसके बाद वोलर के बाद बहुत और केमिस्ट्स आए जिन्होंने लेबोरेटरीज में और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। कहां से? फ्रॉम नॉन लिविंग जो आपके सोर्सेस थे। जैसे मैं दूसरी यहां पे रिएक्शन आपको दिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको दूसरी रिएक्शन भी यहां पे दिखाता हूं। वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है इसकी भी प्रिपरेशन की गई, ठीक है। इसी तरह से वी कैन से इन 45 में एसिटिक एसिड को बनाया गया, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड से इसको बनाया गया, तो वी कैन से कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो भी एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉन लिविंग सोर्स से हासिल किया गया था। इसी तरह से वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, मीथेन को भी प्रिपेयर किया गया, क्योंकि मीथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन बीइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको भी प्रिपेयर किया गया था फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, और इसको प्रिपेयर किया था बर्थलॉट ने, ठीक है, इन 1856 अराउंड, ठीक है, बर्थलॉट ने। तो ऐसे फिर बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता से होने लगी लेबोरेटरीज में, और आहिस्ता आहिस्ता से लोगों को ये पता चलने लगा कि हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरीज में फ्रॉम वी कैन से नॉन लिविंग मटेरियल से, नॉन लिविंग सब्सटेंस से उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि ये जो आपने प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड मैंने बोला था 1845 में, हाइड्रोकार्बन्स में हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन देखनी है किस तरह से प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो इन रिएक्शन से, इन 2-4 रिएक्शन से ये साबित हुआ कि यस, देयर इज नो वाइटल फोर्स थ्योरी, देयर इज नो मिस्ट्रेस फोर्स फाउंड इन नेचर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ओनली लिविंग सोर्सेस, ठीक है। तो इन रिएक्शन से यह साबित हुआ कि लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, कोई वाइटल फोर्स नहीं है, किसमें? नेचर में, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनिशियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन किया जाता था, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से, वो जो डेफिनेशन दी जा रही थी उसको कैसे डिस्कार्ड करके ये माना गया कि हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बस वाइटल फोर्स की वजह से प्रिपेयर नहीं होते हैं, लेबोरेटरीज में भी उनको मैन्युफैक्चर किया गया। और आज आप देखते हो कि देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं सारे लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। नाउ वी विल मूव प्रोसीड, आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली हम जाएंगे, ताकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो फोबिया रहता है स्टूडेंट्स को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, आई होप कि आपको ये जो फोबिया है ये अब आपसे ये दूर हो जाएगा आपसे, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन मॉडर्न टर्म्स। अब तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो तो डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। अब आजकल फिर क्या, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया जाता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर मॉडर्न, अगर हम देखेंगे इसकी मॉडर्न डेफिनेशन, अगर हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे तो मॉडर्न केमिस्ट्री में किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया था? तो फिर इनको डिफाइन किया गया था कंपाउंड्स विच
consist of only carbon and hydrogen as main elements। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ बने होंगे कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको कैसे डिफाइन किया गया था, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ किस किस के बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के, एज मेन एलिमेंट्स। यानी मेन एलिमेंट कौन होगा उसमें, कार्बन और हाइड्रोजन। कभी कभार इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी इसमें एज सब एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन मेन एलिमेंट, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा सम सब एलिमेंट्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट। कुछ और एलिमेंट्स भी कभी कभार प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन कौन से, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और हैलोजेंस, जिनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो बने होंगे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन उनमें मेन एलिमेंट होंगे। कभी कभार उनमें प्रेजेंट हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन मेन जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो होती है कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मीथेन की। मीथेन हमारे पास है जिसकी फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH4। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, वी कैन से किससे बना है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब क्या हो सकता है, यहां पे मैं एक और चीज बोल देता हूं। अब हमने यहां पे कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो किसके बने होंगे, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बनेंगे। लेकिन कभी कभार उनके अलावा उनमें क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ और सब एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी मीथेन की। अब इसके अलावा यहां पे एक और टर्म आती है जिसपे एक पूरा यूनिट आपको पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन अभी दे रहे हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स किनको बोलते हैं, अगर हम लिटरली इसका मीनिंग देखें तो यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स यहाँ पे ये जो हमारा ये वर्ड बना है इसमें दो पार्ट्स हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, सिंपल है, प्लस कार्बन, तो कार्बन ही हो गया। तो हाइड्रोकार्बन्स हम किन कंपाउंड्स को बोलेंगे, वी सिंपली से हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स जो है 10th में भी आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड्स composed of only carbon and hydrogen। यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे, अभी हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होगा, जिनमें हाइड्रोजन होगा एज मेन एलिमेंट्स। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास आपको कोई कंपाउंड दे रहा है, आपसे बोल रहा है कि इस कंपाउंड में कार्बन है मगर हाइड्रोजन नहीं है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यानी मान लो मेरे पास CO2 है, आपसे पूछा जा रहा है वेदर इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड वेदर इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब मुझे आप बोलो, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूं CCl4, आप मुझे बोलो वेदर दिस कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, क्या CCl4 जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। तो अगर आप ऊपर से ही देखोगे आप बोलोगे यार ये तो है ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बोल दूं, ये जो CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये बनता कैसे है, ये बनता है मीथेन से। अभी हम मीथेन की फॉर्मूला लिख रहे थे, मीथेन, जब मीथेन की होती है क्लोरीनेशन, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्लोरीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन, हैलोजिनेशन इसको बोलते हैं। जब यहां मीथेन की रिएक्शन होती है क्लोरीन से,
चार क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जब मीथेन की रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, चार क्लोरीन यहाँ पे चार हाइड्रोजन को 1 by 1 रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ना मीथेन CH4। अब यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन आता है तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाता है, दूसरा क्लोरीन यहां से इसको रिप्लेस करता है, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, मीनस चार क्लोरीन यहाँ पे चार हाइड्रोजन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं। तो यहाँ पे CH4 की जगह क्या आएगा, CCl4, क्योंकि चार हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट किया है, चार क्लोरीन ने। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने क्लोरीन थे, 4 2s are 8, 8 में से 4 ने इसको सब्स्टिट्यूट किया, बचे कितने, 4, वो 4 इस हाइड्रोजन के साथ मिलके 4 times HCl बनाते हैं। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। मीथेन की जब भी क्लोरीनेशन होती है यहां से बनता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको टेट्राक्लोरोमीथेन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एन डिराइवेटिव ऑफ मीथेन। इसको डिराइव किससे किया गया है, इसको निकाला किससे गया है, मीथेन से। मीथेन खुद क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन खुद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वी कैन से ऐसे कंपाउंड्स जो बने होंगे कार्बन और हाइड्रोजन से, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और डेफिनेशन मिलती है यहां से, ऐसे कंपाउंड्स जो डिराइव हुए होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उनको भी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब है CCl4 पे अगर नजर डालेंगे हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसको पता नहीं होगा वो बोलेगा हाँ, जिसको यही डेफिनेशन पता होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, वो बोलेगा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप डिराइव करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिनको आप निकालते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो कंपाउंड्स भी क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो CCl4 बना किससे, मीथेन से। मीथेन खुद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CCl4 जो है इट इज ए डेरिवेटिव, ये क्या है, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ये मीथेन से निकला है, और मीथेन खुद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब अगर ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकला है तो ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो किस तरह से हम फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं नेटशेल में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी विल राइट कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। हाइड्रोकार्बन मीन्स जो बने होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव्ड फ्रॉम, जिनको हम डिराइव किनसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और we can say derived from hydrocarbons। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। एक और डेफिनेशन निकलती है, ऐसे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स हमने अभी कहा क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ बने होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के। इसके अलावा या ऐसे कंपाउंड जो डिराइव होंगे किनसे, हाइड्रोकार्बन से। आप देखो CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि बना किससे है, कार्बन और हाइड्रोजन से। जब इसकी रिएक्शन जब इसकी क्लोरीनेशन करते हो यहां से बनता है CCl4। अगर ये खुद हाइड्रोकार्बन है, अगर ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इससे जो भी कंपाउंड निकलेगा वो भी क्या होगा, उसकी पहचान भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगी। तो आई होप यहां तक आपको चीज समझ आई होगी, किस तरह से हमने डिस्कस किया क्लासिकल वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते थे। फिर किस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी आई, उसने किस तरह से वाइटल मिस्ट्रेस फोर्स का जिक्र किया। उसके बाद किस तरह से वोलर आए, वोलर ने कैसे डिस्कार्ड किया उस थ्योरी को। फिर कुछ और केमिस्ट्स आए, उन्होंने भी लेबोरेटरीज में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाइड्रोकार्बन्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा क्लास 11th और 12th वालों के लिए, उसको हम मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और इस तरह से समझाएंगे कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इन कंपाउंड्स के नाम भी याद रहेंगे, किस तरह से रिएक्शन होती है। बेसिक लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।